ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था क्लास वर्क वाले क्वेश्चन में से, चूंकि जो बाकी होमवर्क वाले क्वेश्चन थे 5, वो हमारी बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से 5 तक थे, उनका सोल्यूशन तो आपको वहाँ से मिल जाना है, इसलिए मैं उसके बारे में लीस्ट कंसर्न हूँ। जो क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्लास असाइनमेंट ओपन कर लें। जी ओपन कर लिए सबने? ओके। अच्छा भाई साहब, ये 20 ना, ये बाद में बैठ के आराम से लदा कर लीजिएगा, मैं एंड पे देता हूँ, ठीक है। पहले इन सबको अगले लेक्चर नोट्स बांटना शुरू कर दें, लेकिन हर बेंच पे ये रख दिए जाएंगे, बल्कि स्टार्ट में रख दो, ये बांटते जाएंगे आगे, ठीक है। थोड़े थोड़े करके रखने शुरू कर दें। प्लीज़ उनको ना देखिएगा, आपके लिए ही है, इसके बाद बात होनी है। पहले सबका फोकस इस पे हो, तो जिसके पास हैंडआउट पहुंचे भी, वो जिसके पास पहुंचे वो अपने पास ही रख ले, कोने वाला बच्चा वो आगे ना चलाए अभी, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन पे सब फोकस करें। क्वेश्चन था जी, कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन यकम नवंबर 2010 कितनी है? 50,000। नवंबर कौन सा महीना होता है? 11वां। 2010 कॉस्ट कितनी है? 50,000। फिर जी, लाइफ इज इक्वल टू 8 years with a salvage value of 5,000 at the end of 8th year। जी सैल्वेज वैल्यू को अंडरलाइन करें, रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा नाम है। ऐसे मुख्तलिफ नाम देखते जाएंगे सवालों में और जहन में बिठाना शुरू कर देंगे, ठीक है। कितनी है जी रेजिडुअल वैल्यू? 5,000। यूजफुल लाइफ कितनी है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 11, 12 एंड 13। लेकिन 11, 12 एंड 13 के साथ क्या लिखा हुआ है? 30 जून। जी ये प्रॉब्लम आई। भाई जल्दी से कर लें भाई साहब, जल्दी से कर लें, मत गिने, रख दें बस, ऐसे ढेरियाँ लगा के रख दें कैमरे के आगे आगे। जो कम होंगे वो फिर हाथ खड़ा करेंगे, वो आपको फिर देने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं है कि आपका कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर हो, कभी कभी उससे हटकर भी साल आपका ईयर एंड बन जाता है। तो 30 जून अगर ईयर एंड हो, पहला कब एंड होगा? 11 में होगा ना। और भाई यकम जुलाई को जो साल शुरू होगा ख़त्म कब होगा? 30 जून। तो 30 जून 11 अगर ईयर एंड है, तो मैंने आपको तरीका बताया था ओपनिंग बगैर गलती के फटाफट लिखने का। एक दिन ऐड करो तो यकम जुलाई बन जाएगा, एक साल माइनस करो तो 10। यकम जुलाई 10 से 30 जून 11, फिर यकम जुलाई 11 से 30 जून 12, फिर यकम जुलाई 12 से 30 जून 13। बात समझ रहे हो? बल्कि यूं कर लेते हैं, 30 जून 11, फिर यकम जुलाई 11, 30 जून 12, इसी तरह से ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब बेटा जल्दी से एडजस्ट हुआ करें, जल्दी से, शाबाश। ये कोने पे ना साइड पे जगह छोड़ के बैठा करें, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो बेंच है, कोने पे जगह छोड़ के बैठा करें पहले के अलावा। जैसे अब आप पे भी ये बात अप्लाई हो गई, जगह खाली है तो कोने पे लग जाया करें, उस्ताद को कंडक्टर ना बनाया करें। काफ़ी दफ़ा कहा पैन नाल हो जाओ, सवारी बिठा लो, सवारी की जगह खाली कर दिया करें। ओके, एक छोटी सी बात साथ ही करते चले, रेलेवेंट हो जाती है ये भी। आप बड़े होंगे, टैक्स में जाकर तो पढ़ेंगे ही। जो साल यकम जुलाई 10 को शुरू हुआ और 30 जून 11 में ख़त्म हो रहा है, इसको 10 भी नहीं कह सकते, 11 भी नहीं कह सकते, नॉर्मली कह रहे होते हैं 10, 11। वो साल जो 10 में शुरू हुआ 11 में ख़त्म। ऐसे ही वो साल जो 11 में शुरू हुआ 12 में ख़त्म हुआ।
वो साल जो 12 में शुरू हुआ 13 में ख़त्म हुआ। इस तरह से चल रही होती है सिचुएशन, ठीक है। अब अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं बोलने के लिए कि यार देखो, शुरू को छोड़ो, ख़त्म का एतबार है। तो जो साल 11 में ख़त्म हो रहा है, चाहे वो 10 में शुरू हुआ, हम उसको 11 का साल कह सकते हैं। ये कभी बोला जाए ना टैक्स में जाके, आप आगे ये 3 पास करने के बाद टैक्स पढ़ेंगे ना, तो आप टैक्स ईयर 11 बोला करेंगे उस टैक्स ईयर को। उस ईयर को जो 1 जुलाई 10 को शुरू होकर 30 जून 11 में ख़त्म होगा ना, आप कहा करेंगे टैक्स ईयर 11, टैक्स ईयर 12, टैक्स ईयर 13। बात समझ आ रही है? तो हम खात्मे को देख लेते हैं, वो किस साल 11 में ख़त्म हो रहा है, तो हम उसको 11 का साल भी कह सकते हैं। बहरहाल सवाल के अंदर मसला यही था, ठीक है जी। 5th रो बेटा साथ हो जाए, ये बैग उठा लें प्लीज़, साथ हो जाएं, साथ हो जाएं। ओके, तो ये सिर्फ थोड़ा सा मसला था। अब ध्यान ये करना था कि 1 नवंबर 10 को जो एसेट हमने ख़रीदा है, तो ये यहाँ कहीं दरमियान में ख़रीदा है, जुलाई के बाद है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 1 नवंबर 10 को जो एसेट खरीदा है वो इस साल में खरीदा है, और ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून पे। अब हमने 30 जून पे जाकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 30 जून 10 ना लिख देना खुदा के लिए। 1 नवंबर 10 के बाद 30 जून 11 आता है, 30 जून 10 नहीं आ सकता, वो गुजर चुका हुआ है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट 50,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 8। अच्छा 8 रेट हो, चले रेट हो तो रेट ज़रा इजी है, हम आदत हमें पड़ जाती है रेट की, कोई मसला नहीं है। एक ही बात है, मैंने आपको समझाया था, यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट कर लें, रेट को यूजफुल लाइफ में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, कोई मसला नहीं है। जी बताएं क्यों 8/12, क्यों 8/12, क्यों 8/12? अगर तो ये 1 जुलाई 10 को खरीदा होता तो जुलाई 10, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 30 जून अगला साल 12 महीने बनते थे, दरमियान में ख़रीदा है, पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। आपको कहा होगा मैंने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना उस दिन से जिस दिन से एसेट का इस्तेमाल शुरू करो। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसकी डेप्रिसिएशन इन 4 महीनों की चार्ज नहीं कर सकते। फिर कौन कौन से महीने इस्तेमाल हुआ? 1 नवंबर से शुरू हुआ, उंगलियों पे गिना करेंगे, बड़ा नहीं बनना चाहता, ठीक है, वरना आई कैप छोटा करके फिर इंट्रो में बिठा देगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, कितने महीने? तो 8/12 कर देंगे, ठीक है जी। जी आप बताएं। 375। तो मसला इसमें सिर्फ ईयर एंड का ही था। जिस बेंच पे 7 से कम बच्चे हुए पहले के अलावा, और उस बेंच पे कोने पे जगह खाली ना हुई, सारे बेंच को मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा। ये बात एक बार सुन लें आइंदा के लिए, इंश्योर कीजिए खुद से। जिस बेंच पे 7 से कम बच्चे हैं और उस बेंच पे बाकी बच्चों की जगह नहीं है, 2 कम है तो 2 की जगह, 1 कम है तो 1 की जगह, अगर नहीं है तो सारा बेंच बाहर जाएगा। इज इट क्लियर? ये 2 बंदों की जगह है, खुद देख लो, वरना सब बाहर जा रहे हो, ठीक है। क्या बेटा उधर देखो जरा, पीछे मुड़ के, तुम जगह तो बनाओ। ये रोज का ये काम रोज नहीं है, इस तरह से नहीं होता। ये चौंकड़ी बंद करो इसको, ठीक है, इस तरह नहीं होता बेटा रोज के मैं आपको 5 मिनट सिर्फ बिठाने पे लगाऊंगा। इसको प्लीज इंश्योर कर लें, पहली रो में 6 बच्चे बैठेंगे, क्योंकि कोना नज़र अक्सर नहीं आता, लेकिन एंड पे मैं यहाँ पे भी 7 कर दूंगा, फिर मैं कोना लिखा नहीं करता, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ 6 हैं 7वें की जगह खाली कर दें अभी से, और प्लीज़ हर बेंच इंश्योर करे, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, समझ नहीं आ रही। आगे आओ भाई, आगे आओ, आप लोग भी जगह खाली कर दें, आप लोग भी जगह खाली करके बैठा करें पहले बेंच के अलावा। और कोई 8 बैठा हुआ है तो वो 7 पहले पूरे करें, 8वां बाद में। फीमेल स्टूडेंट्स पहले 7 ही बैठा करें, फिर 8वें। आगे आओ तुम भी उठ के,
आगे आओ। ये अब जगह बनाई है ना तुम लोगों ने। तुम भी आगे आओ, ये साथ वाले को, हाँ आगे आओ। बैग ने फीस दी हुई है, नीचे कुंडियां लगी होती हैं बैग के लिए। ओके, खाली रहे, मेरा भी बैठने का दिल कर जाता है यहाँ पे, जगह खाली रहनी। ओके, वापस आए जी। कोई मसला नहीं था सिवाय इसके कि ये ईयर एंड 30 जून वाला था। बेटा प्लीज़, इस तरह से टाइम ज़ाया होता है तो रोज़ाना मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गुजारिश है, मिन्नत है, ये काम कर लिया करें। जो बच्चे कम हों 7 से तो जगह खाली छोड़ा करें। कॉर्नर प्लॉट यहीं रह जाना है, दुनिया में ही, साथ कुछ नहीं जाना, ठीक है। साथ हो जाया करें, जगह बना लिया करें। ओके जी जी। 46250 WDV। ओके, 30 जून 11, बस यही मसला था। फिर 30 जून 12 आएगा अगले साल का एंड, 30 जून 12। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा शुरू में ज़रा तंग करेगा ये साल। 1 जुलाई को शुरू होकर 30 जून, वो साल भी बदल जाता है ना आगे, 11 में शुरू होकर 12 में ख़त्म हो रहा है, 12 में शुरू होकर 13 में। थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ऐसा ऐसा आदत पड़ जाएगी जी। डेप्रीसिएशन मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, तो उसमें तो रिपीट होना है फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये किसी वजह से आज दोबारा बार बार लिख रहा हूँ। अभी दूसरा मेथड पढ़ने लगे हैं, इसी के अगेंस्ट मैं उसकी वर्किंग करूँगा जी। फ्रैक्शन लगाएं, इस साल में फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, सारा साल इस्तेमाल किया। 2 5, ये हर साल 5 ही होगा जब तक के बिक नहीं जाता जी। 40625 WD 30 जून 12, बस। और भी है, 13 की भी है, 30 जून 13। डेप्रीसिएशन 50,000, वही फार्मूला, सेम वही फार्मूला लिखना है। हर साल डेप्शन ने बराबर आना है। स्ट्रेट लाइन की खसूसियात जी। 5625 35,000, बस काफ़ी। यहीं पर रिक्वायरमेंट थी, यहीं पर रोक देते हैं इसको, ठीक है। WD ओके। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डेप्रीसिएशन का मेथड है ना, वो सिर्फ इतना सा है, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है। फ्रैक्शन तो सारा साल इस्तेमाल ना होने की वजह से लगा था, वो तो जौन सा मर्जी मेथड होगा, वो फ्रैक्शन तो अलग है, उससे फॉर्मूला ये पड़ा है, ये मेथड है, ये डेप्रीसिएशन मेथड है, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे तो मेथड चेंज होगा। ओके, अच्छा जी, आज वाले हैंड आउट बांट लें अब, जिन जिन के पास पड़े हैं जल्दी से। यही आंसर था घर पे, प्लीज़ हाथ खड़ा करें। किया था, यही आंसर आया। जिनका ये नहीं था वो हाथ खड़ा करें प्लीज़। ये नहीं था, सबका यही आंसर। किया कितने बच्चों ने कहा? चलो, बाकी 5 क्वेश्चंस आपकी बुक से थे होमवर्क, वो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। बुक ले ली होगी आप लोगों ने, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से 5। हाथ खड़ा करें वो बच्चे जिनके पास हैंडआउट्स नहीं हैं, और हाथ खड़े रखें जब तक आ नहीं जाते। इधर बेटा कितने बच्चों के पास है? फर्स्ट रो में 1, सेकंड, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में भी 1, अच्छा। थर्ड रो में सबके पास है? 4, 5, 6, एंड पे। चलो आप शेयर कर लेना, कोई खैर है, क्लास के बाद पूरे कर लेना, कुछ नहीं है, सवाल ही पढ़ना है वहां से। मिल जाएंगे क्लास के बाद, फिर लेक्चर टॉपिक के एंड पे मैं BRS के अब आज इंशाल्लाह आज या कल में रखवा के आपको बता दूंगा जितने लेक्चर्स गुजरे, जिस लेक्चर में जो काम किया वो इसी तरह से मैं 1 सफ़े पे छाप के 2 पे आए, 3 पे आए, फोटोकॉपी के पास रखवा दूंगा।
इन केस आप रिकॉर्ड रखना चाहें तो। एंड पे टॉपिक जब कोर्स एंड होगा तो सारे सिलेबस में हर टॉपिक इसी तरह से बने हुए फोटोकॉपी के पास पूरा बुकलेट पड़ा होगा, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इनको संभाल के रखिए, जो क्लास में साथ साथ मिलते हैं ये ज़्यादा अहम होते हैं, इन पे आप लिख रहे होते हैं साथ साथ अपनी चीज़ें, ठीक है। वो इसलिए रखूँगा ताकि किसी के मिस हुए हो तो मिल जाए। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ है या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट है। फिर मैंने कहा था इसकी खुसूसियत यही है, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर होता है, इसीलिए तो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। हर साल फॉर्मूला सेम रखना है। अच्छा, अब टेक्निकलिटी क्या थी इसके अंदर, देखें मेथड ऐसे नहीं कि हमने रात को हम एसेट खरीद के लाए और सो गए, रात को ख्वाब में बाबा जी आए, उन्होंने आके कहा बेटा तुम्हारा ये जो एसेट है बहुत बाबरकत होगा, इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना। सुबह उठे और हमने स्ट्रेट लाइन लगा दिया, ठीक है। या दूसरा मेथड जो पढ़ रहे हैं हमने वो लगा दिया। स्टैंडर्ड की गाइडेंस है इसके ऊपर जो प्रैक्टिकली आपको नजर नहीं आएगी, शायद प्रैक्टिकली आप खुद जब जाके अकाउंट्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर लगे हों, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा एसेट खरीद के लाए जिस क्लास का एसेट आपके पास पहले ना हो, तो शायद आपका ये तजर्बा वहां पर लगे। स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है? स्टैंडर्ड कहता है डेप्रिसिएशन का पैटर्न वैसा ही हो जैसा एसेट से आने वाले बेनिफिट का पैटर्न। बात समझिएगा। एसेट के बारे में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी बचपन में। एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर में क्या आएगा? दुकान ली थी, फ्यूचर में क्या फायदा आना है? इस दुकान में रखकर चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। राइस वालों की बिल्डिंग अगर तो किराए पे है तो इनका एसेट नहीं है, और अगर इनकी ओन्ड बिल्डिंग है तो ये इनका एसेट है। क्या फायदा आएगा भाई? यहां पर बच्चे आकर बैठेंगे, पढ़ेंगे, इनको फीस देंगे, सही है। तो एसेट इज अ रिसोर्स, ओनरशिप जरूरी है, ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ये डेफिनेशन आपने एसेट की पढ़ी थी बचपन में। अब बेनिफिट का पैटर्न जो हो, डेप्रिसिएशन का पैटर्न भी वही हो। पैटर्न ऑफ बेनिफिट फ्रॉम एसेट, पैटर्न ऑफ बेनिफिट फ्रॉम एसेट और पैटर्न ऑफ बेनिफिट पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सेम होने चाहिए। क्या मतलब भाई? देखें, ये थोड़ी सी बात कर रहा हूं इसलिए कि कल आपको एक जुमला लिखवा दिया था कि क्या था वो, चेंज इन एस्टीमेट के बारे में क्या लिखवाया था? चेंज इन एस्टीमेट के बारे में, फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट। उसमें यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू तो समझ आती थी, डेप्रिसिएशन मेथड कैसे एक एस्टीमेट है वो समझाने के लिए भी ये बात करना जरूरी है, वरना मैं नेक्स्ट मेथड में मूव कर जाता, मेरे लिए कोई मसला नहीं था, उसका असूल बता के वो काम कर सकते थे। लेकिन थोड़ी सी बात ये भी करते चले, ये कल बात कही थी, करेंगे हम, ठीक है। पैटर्न ऑफ बेनिफिट मतलब फायदा आने का पैटर्न। दुकान जो हमने खरीदी थी, क्या दुकान को नहीं, दुकान में कोई जो है ना वो उसके ऊपर वाली मंजिल आपने नहीं बनानी, ठीक है। राइज के इस बिल्डिंग के अंदर कोई नया कमरा आपने नहीं बनाना, ठीक है। जो करंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मुझे बताएं, दुकान उससे आने वाला फायदा क्या हर साल बराबर होगा? नहीं ना कहो। दुकान हर साल बराबर फायदा देने के लिए तैयार है। आपकी औकात नहीं है स्टार्ट में तो आपका कसूर है। बात समझिएगा। एसेट तो बेनिफिट देने के लिए तैयार है ना। दुकान की जितनी जगह है वो जगह है, आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, आप उससे फायदा लें। वो आज कल परसों अगले साल दूसरे साल चौथे साल 10वें साल दुकान की वही चार दीवारी वही एरिया मौजूद है। इसके अंदर आप उतनी ही चीजें हर साल रख सकते हैं जितनी आज पहला दिन रख कर बेच सकते हैं। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसकी आज भी वही है, अवेलेबल है। वो आज से शुरू कर लो। आपके पास अगर नहीं अभी इतने फंड्स तो आप उसको कम पे ऑपरेट कर रहे हो तो कर रहे हो, दुकान पूरा फायदा देने के लिए तैयार है। तो दुकान एक ऐसा एसेट है कि जिससे आने वाला फायदा बराबर होगा ओवर द ईयर्स,
ठीक है, बढ़ नहीं जाता, कम भी नहीं होता, वो अपनी जगह मौजूद है। आप उसमें सामान भर लो, कभी भर लोगे कभी नहीं भर लोगे, आपका कसूर है। दुकान इज रेडी, दुकान अपनी खिदमात देने के लिए हर साल बराबर तैयार है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग राइज की अपनी ओनरशिप में, तो बिल्डिंग, क्योंकि मैं ओनरशिप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसेट की डेफिनेशन पे उतरने के लिए ये ओनरशिप में जाना जरूरी है, ठीक है। अगर रेंट पे है तो फिर तो एसेट ही नहीं है, वो तो जिसकी बिल्डिंग है उसका एसेट है ना। तो फिलहाल मैं आपको एसेट समझा रहा हूं। ये बिल्डिंग राइज की मलकियत में, इस बिल्डिंग के अंदर जो कमरे हैं आपने वो नहीं बढ़ाने, नंबर ऑफ क्लासेस यही रखना। अब इससे ज्यादा तो मैक्सिमम, कुर्सियां किसी जमाने में होती थी, बच्चे ज्यादा हुए तो बेंच लग गए, इससे ज्यादा तो मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये बिल्डिंग आज जितना फायदा देने के लिए तैयार है, क्या 6 महीने बाद इसमें से सीटें कम हो जाएंगी? बोले भाई बच्चा ना आना, ये अलग बात है, बच्चा कहीं और चला गया पढ़ने, अलग बात है, बच्चा यहां पर नहीं आया, अलग बात है, बच्चा छुट्टियों पे है, अलग बात है। पर ये बिल्डिंग तो तैयार है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी पीक सीजन के वक्त में बैठे हैं, वो हर वक्त बिल्डिंग तैयार है इतना फायदा देने के लिए। तो बिल्डिंग से आने वाला फायदा, नॉर्मली बिल्डिंग्स होती ही ऐसी हैं कि बिल्डिंग नामी एसेट से आने वाला फायदा ये नॉर्मली बराबर होता है इन नेचर। बात समझ रहे हो? तो पैटर्न ऑफ बेनिफिट अगर किसी एसेट का, मैंने एग्जांपल दिया आपको, नॉर्मली बिल्डिंग्स जो होती हैं उनका पैटर्न ऑफ बेनिफिट क्या होता है? सेम। तो अगर बिल्डिंग एसेट से आने वाला फायदा उसका पैटर्न है बराबर, तो फिर डेप्रीसिएशन का मेथड भी ऐसा लगाना कि वो भी एक्सपेंस हर साल आए बराबर। तो आपने परसों यही तो किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड वो कौन सा मेथड साबित हुआ जिससे हर साल डेप्रीसिएशन का फायदा, डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस क्या आ रहा है? बराबर। ठीक है। अच्छा, ये आपने डिसाइड नहीं करना होगा कौन सा मेथड लगाना है, ये तो मैं वैसे आपको स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूं। आपको बताएगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, लगा दोगे, कहेगा दूसरे वाला मेथड अभी नाम देखते हैं, लगा दोगे। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। तो बहरहाल बिल्डिंग एग्जाम्पल दिया आपको, एक ऐसा एसेट जिससे आने वाला बेनिफिट अगले साल में, अगली जिंदगी में उसके बराबर होगा। तो फिर डेप्रिसिएशन मेथड भी ऐसा लो कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बराबर हो, अगले 10 साल तक बराबर। जब फायदा हर साल बराबर देना है तो उसकी वैल्यू की कमी भी हर साल बराबर बराबर डालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए जो मेथड हमने यूज किया वो कौन सा था? स्ट्रेट लाइन। अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनसे हर साल बराबर फायदा नहीं आता। क्या मतलब? आपने एक प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगा दी, मशीनरी है ना, मशीनरी, जो पहला साल उसका होगा उस वक्त तो मशीनरी बिल्कुल नई नकोर, कोई वियर एंड टियर नहीं, सब कुछ बिल्कुल सेट, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट सब ए क्लास, जबरदस्त। जैसे जैसे इस मशीनरी की, प्लांट की जिंदगी बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट पुराना होता जाएगा, ये फैक्ट्री पुरानी होती जाएगी, तो इससे आने वाली आउटपुट भी कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी भी कम होना, क्योंकि ये बिल्डिंग की स्पेस जैसी चीज नहीं है ना कि ये कमरे की स्पेस इतनी ही रहनी है। ये तो प्लांट ने, फैक्ट्री ने, मशीन ने चलना है, चल के आउटपुट देनी है। तो मशीनरी की नेचर ऐसी है कि हर आने वाले साल में इसकी कदर, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो आउटपुट है वो कम हो रही है। अब मशीन एक ऐसा एसेट है जिससे आने वाला बेनिफिट ओवर द ईयर्स डिक्रीजिंग ट्रेंड का होगा। समझ आ रही है ना? मशीनरी एक ऐसा एसेट है जिससे अगर फायदा आना है तो उस पे डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, उस फायदे में डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। तो स्टैंडर्ड ने कहा डेप्रिसिएशन मेथड भी वो लगाओ जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाए। अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो फिर दूसरा मेथड क्या है? और दूसरा मेथड जो है वो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या जी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के और भी मुख्तलिफ नाम हैं, वो बाद में देखते हैं, पहले इसको समझ लेंगे होता क्या है। ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है ना, पैटर्न ऑफ बेनिफिट और पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। प्लीज समझ आइए वैसे बात की, इसमें उलझने की जरूरत क्यों नहीं है? आपको ये बताएगा सवाल के अंदर, फलां एसेट है स्ट्रेट लाइन, फलां एसेट है रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है। इवन सवाल में वो कहे मशीनरी पर स्ट्रेट लाइन लगाओ, परेशान ना होना, लगाओ,
क्या मतलब भाई, कोई ऐसा एसेट भी तो हो सकता है। देखो मैं ये जो समझाने लगा था, असल बात क्या समझाने लगा था, कल वाला लेक्चर परसों वाला ओपन करें ना, जिसमें मैंने लिखा हुआ था ए फॉलोइंग एस्टिमेट्स मे चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट, लिखा हुआ था ना। उसमें डेप्रिसिएशन मेथड कैसे एक एस्टीमेट है भाई, हमने एक प्लांट खरीदा जर्मनी से, इंपोर्ट किया, उसको लगा दिया। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि प्लांट मशीनरी है, मशीनरी की जो है वो प्रोडक्ट, जो आउटपुट प्रोडक्टिविटी, जो एफिशिएंसी होती है वो आने वाले सालों में कम होती चली जाती है, तो हमने उस पर लगा दिया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन एक साल गुजरने पर पता चला यार जर्मन लोग तो बड़ा ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का काम करते हैं, उन्होंने ये प्लांट ऐसा बनाया है, एक साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, इसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, किसी चीज़ में कमी आ ही नहीं रही, ये तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। और उनका दावा है कि ये 10 साल अगले जो आपने नियत की है इसमें से कुछ भी कम नहीं होगा वरना हमारा। तो आपने कहा लगता है हमने एक अंदाजे में गलती कर दी, हमने अंदाजा लगाया था कि हर साल फायदा कमी की तरफ जाएगा, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा दिया था, लेकिन फायदा तो हर साल क्या है, बराबर। तो स्टैंडर्ड की गाइडेंस मानते हुए मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस से चेंज करके स्ट्रेट लाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन मेथड भी एक एस्टीमेट है विच मे चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। तो चलें बहरहाल वो डिस्कशन ओवर हो गई। अब आज वाले सवाल पे दोबारा आए, आज वाले लेक्चर पे दोबारा आ जाए जी। तो मैंने आपको ये कहा कि एसेट से आने वाला फायदा बराबर था, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, लेकिन अगर कभी एसेट से आने वाला फायदा बराबर नहीं होगा, कम होने वाला फायदा हो, तो फिर डेप्रिसिएशन मेथड भी ऐसा होना चाहिए कि एक्सपेंस हर साल कम हो। तो ऐसा मेथड कौन सा है, पढ़ा नहीं था अभी डेप्रिसिएशन का, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। करना क्या है वो इसके अंदर देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ लें। मैंने आपको बताया है अगर उसने मशीनरी के साथ भी स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है तो मानेंगे उसकी बात, ठीक है ना। ये तो बस एक हायर लेवल की बात थी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सवाल में बताएगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपने वही यूज कर लेना है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दी है, ऐसे मशीनरी भी तो ऐसी हो सकती है कि जिसपे हर साल फायदा बराबर हो, तो स्ट्रेट लाइन होने के लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने उससे परेशान नहीं होना। बहरहाल स्टैंडर्ड की गाइडेंस यही है, मेथड सेलेक्ट करने के लिए पैटर्न ऑफ बेनिफिट और पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये सेम होना चाहिए उसूली तौर, ठीक है। चलें बहरहाल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में करना क्या है, ये पटाखा याद रखना, पटाखा नहीं होता धमाका, सेल ऑफर, पटाखा, ठीक है। वो पटाखे यूं करके लगे होते हैं ऐसे, सेल लग गई, पटाखा लग गया, ठीक है। इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू while calculating depreciation expense, ओके। क्या मतलब, देखें इन टोटल ना डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स हैं, पर जो बाकी के 2 हैं शायद वो जब हम ख़त्म कर रहे होंगे ये टॉपिक, या खामखा कहीं सवाल में आकर मुझे करवाना पड़ा तो मैं मेथड करवा दूं तो करवा दूं। नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ भी यही 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। पढ़ा भी अभी सिर्फ यही 2 रहा हूं, तीसरा चौथा नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अभी एक बात कर रहा हूं, दोबारा बताऊंगा। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन में भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे यूनिट्स आउटपुट मेथड, उसमें भी होगा, हम पढ़ेंगे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड डेप्रिसिएशन का, उसमें भी होगा। यानी डेप्रिसिएशन के हर मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी होता है, सिवाय इस एक के। ये क्यों नहीं होता, उम्मीद तो है आज ही प्रूव कर दूंगा आपको कि इसको क्यों हम इग्नोर कर देते हैं। बहरहाल अभी तो सिर्फ ये याद कर लें कि फॉर्मूला में ये नहीं होता। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का हमने फॉर्मूला लिखा था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, बोले तीसरा मेथड आएगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, चौथा आएगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये वाहिद है जिसके अंदर कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, ठीक है। तो इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू का मतलब, इस इग्नोर का मतलब क्या है, डू नॉट डिडक्ट, बस ठीक है समझ गए। बहरहाल इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, ओके। दूसरी बात, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहली बात तो ये रेट बहुत जरूरी है,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो ना, आप कह रहे थे पहले कि जी लाइफ होगी ना, लाइफ 10 साल डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हर साल की डेप्शन आ जाएगी, क्योंकि बराबर डेप्रिसिएशन जो आनी थी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो ये मुमकिन। बहरहाल चले छोड़े। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड टू द WDV ऑफ एसेट। WDV कहाँ है? ये WDV, ये WDV, ये WDV। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस मेथड को उर्फ़े आम में इसका दूसरा नाम WDV मेथड भी इसको कहा जाता है। तीसरा नाम फिर किसी वक्त, अभी थोड़ी देर में लिख लेते हैं। बहरहाल फिलहाल ये दो नाम ही लिख लें, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, इसको WDV मेथड भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है? रेट ने हर साल किस पे लगना होता है? WDV। ठीक है, बस ये दो बातें याद रखनी है। मेथड हो गया खत्म। आपके लेक्चर नोट्स में लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या नजर आ रहा है? मिस्टर साइम परचेज्ड एन एसेट कॉस्टिंग 200,000 on 1st January 2019. The asset has a residual value of rupees कितनी जी? 19,850 at the end of its useful life. The asset is depreciated under reducing balance method at 37%. ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, बोले गिवन है, और कॉस्ट भी गिवन है। तो सवाल कर सकते हैं। लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज आप लोगों की पूरी तवज्जो चाहिए, नहीं नोट करेंगे आप लोग। पहले मैं ना मेथड सिखा देता हूँ कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होनी है, फिर ये 37 को ना गायब कर दूंगा। मतलब गायब ऐसे मैं आपको कहूँगा कि अगर ये 37 ना होता तो कैसे कैलकुलेट करते। देखें, स्ट्रेट लाइन में तो 37 जब लाइफ देता था तो हम 1 लाइफ करके रेट निकाल लेते थे ना, देखा था हमने। यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, तो वो बाद में बात करते हैं। पहले ज़रा इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। तो किस दिन ख़रीदा आपने एसेट? 1 जनवरी 2019 को। कॉस्ट कितनी है इसकी? 2,00,000। ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 19 आएगा और डेप्रिसिएशन निकलने लगी है। डेप्रिसिएशन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर सकते हैं, बोलो। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, पहली बात ही यही लिखी है हमने, रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग। मैंने लिखा है आगे, व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। इग्नोर किया तो इसका मतलब 200,000 माइनस कुछ नहीं कर सकते, बस इनटू रेट करेंगे। कितना है वो? 37%। कितना जी? 74,000। आपने ओहो गलती हो गई, ऐसे 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 करें, ओहो ऐसे तो आहिस्ता से, जोर का नहीं मारना। गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये पकड़े ना मानो, ओहो कहा था तुमने। ओके, गलती क्या हो गई? भाई रेजिडुअल वैल्यू को तो आपने इग्नोर कर दिया, पर रेट तो WDV पे लगाना था। पहले साल में कहां से लाएं WDV? WDV तो डेप्रिसिएशन के बाद निकलनी थी, तो भाई पहले साल याद यही रखना है। रेट हमेशा लगना किस पे है? इस मेथड में WDV पे लगना है। लेकिन मसला ये कि पहले साल में कहां से लाऊं WDV? पहले साल में तो यही हमारे पास है कॉस्ट, यही WDV डेप्रिशिएट हुआ जो नहीं पहले साल, तो ओहो हो वापस। ठीक है, ओके जी। 31 दिसंबर वापस कर लिया जी। ओके, 31 दिसंबर 19 पर WDV कितनी आ गई जनाब? 1,26,000। ओके, अब आएगा 31 दिसंबर 2020 और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। 2 लाख कॉस्ट माइनस माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, माइनस नहीं करते, ठीक है। और
ये भी ठीक नहीं है। ओहो, दूसरी बात क्या थी, अब तो WDV आ गई ना, अब हम रेट नहीं लगा सकते कॉस्ट पर, तो 126,000 इंटू 37%, द आंसर इज ये कौन है ये जो गलत बता रहा है, लबो जरा, 46620। WDV बता दें, 79380। WDV आ गई 31 दिसंबर 2020, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2021 आया, इसकी लाइफ कहीं गिवन है सवाल में, कितनी लाइफ नहीं गिवन, चलो अच्छी बात है, चलते चलो फिर। डेप्रीसिएशन है लिखा हुआ है, द एसेट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज इतने एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ये लिखा हुआ है। हाँ बेटा वो तो कहा है कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 और 19 से लेके 23, यहाँ पे कब लिखा हुआ कि 23 पे वो इंतकाल कर जाएगा, बहरहाल 23 तक चलते तो हैं, ठीक है। लिखना चाहिए, असूली तौर पे ना सवाल ये और है, मैं करवा और काम के लिए रहा हूँ, सवाल ये और था, प्रूफ करना था कुछ, बहरहाल वो प्रूफ भी करेंगे साथ ही। हाँ जी 126 WDV है ना, उस पर रेट लगाएंगे। रिसेंट WDV जी वो पुरानी बात हो गई, वो पिछले साल पे WDV थी, अब हमारे पास वो WDV नहीं है, और हमने WDV पर रेट लगाना है रिसेंट पे। ओके, ये मैंने रिसेंट लिखा नहीं है, बस ध्यान में रखना है आपने। 79380 इंटू 37% जी 62937, राउंड कर दो 0.6। राउंडिंग का मतलब पता है, अगर लिखा हुआ है 1.4 तो उसको राउंड डाउन कर ले, 1 करेंगे। अगर 1.5 या 6, 7, 8 उससे ऊपर जो भी लिखा हो उसको 2 कर ले, इसको राउंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो 1.4 तक अगर है तो राउंड डाउन कर लिया करते हैं राउंडिंग में, और 1.5 या उससे ऊपर है तो राउंड अप करके 2, तो इस तरह से राउंड करके फिगर बताया करें। ओके जी, उसके बाद 31 दिसंबर, ओहो WDV तो लिख लें, 21 पे WDV कितनी आएगी जी 5, बड़ी मेहरबानी जी आपने बताया। उसके बाद 31 दिसंबर 2000, करी जा रहे हैं, बस करी जा रहे हैं जी 79,000 ना जी ना, ज्यादा ही हो गए, सिफरें चली पड़ी। 50,009 इंटू 30, आंसर इज 183 जी। WDV बताएं 315 तक समझ आया? अच्छा बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें फ़र्क क्या है। वर्किंग तो बिल्कुल एक जैसी है, वर्किंग तो बिल्कुल एक जैसी है, मेथड हम कह रहे हैं डिफरेंट है। तो देखें मैंने आपको यही कहा है, ये वर्किंग नहीं है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड सिर्फ ये पढ़ा है। कैसे? मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत, हर साल फॉर्मूला रिपीट होगा, सेम हर साल फॉर्मूला रिपीट, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर। यहाँ क्यों नहीं बराबर आ रहा, वो सिर्फ फ्रैक्शन लग गया, वरना हर साल डेप्रिसिएशन बराबर आता है इसमें, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला देखें, पहले साल रेट किस पे लग रहा है, कॉस्ट। अगर ये स्ट्रेट लाइन ही होता तो अगले साल भी 2 लाख इंटू 37 ही होता, क्योंकि हमने पढ़ा था, ये आपने नहीं लिखा था तो आज लिख लेंगे आप, अभी जाके थोड़ी देर में, अभी जब मैं ये बात पूरी करूंगा आप लिखेंगे फौरन स्ट्रेट लाइन वाले जो है वो लेक्चर के अंदर जाके। मैंने वैसे बोला था कि स्ट्रेट लाइन में हर साल फॉर्मूला रिपीट होता है। अब अगर ये मेथड स्ट्रेट लाइन ही होता तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लगा होता, 2,37%, लेकिन नहीं था। फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला वही होता, हर साल फॉर्मूला चेंज होता जा रहा है, नजर आ रहा है। तो इस वर्किंग से परेशान नहीं होना, किसी ने कहा हो कि ये वर्किंग WDV की है और ये वर्किंग स्ट्रेट लाइन की है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्किंग, ये वर्किंग का पैटर्न है,
जो वर्किंग हमें रेडीली WDV दे रही है किसी भी वक्त, हम चाहें तो किसी भी वक्त की WDV मिल जाती है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल फॉर्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं है, देखो इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी बराबर आ रहा है। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस में आपने देखा फर्क ही क्या है, एक तो हमने कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, दूसरा रेट लगेगा, रेट का होना भी जरूरी है, रेट लगेगा, और रेट हमेशा किस पे लग रहा है, WDV पे। पहले साल क्यों नहीं लगा WDV पे, पहले साल हमारे पास WDV थी ही नहीं, इसलिए वो कॉस्ट ही उसकी WDV थी। जब खरीद के लाए तो एसेट ने कौन सी वैल्यू लूज की होती है, भाई खरीदते ही तो कोई वैल्यू नहीं लूज की ना, इस्तेमाल करेंगे तो लूज करेगा। तो पहले साल तो WDV थी नहीं, उसके बाद गौर करो, ठीक है, बात समझे हो। तो ये फर्क नजर आ रहा है हमें दोनों मेथड्स का। ओके, अच्छा चलें, अभी क्योंकि रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, थक ही गए हम, आगे बढ़े। 31 दिसंबर 22, चले यहां तक नोट करें जरा जल्दी से, यहां तक नोट करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हो गया। ओ कोने वाले भाई, समझ आ रही है आपको, आगे आ जाओ, साथ वाले, उसके साथ वाले, आगे आना है तो आ जाओ। अरे हुण याद आया कितनी देर से बैठे हैं, जाबे तुम्हारे साथ तो बैठना ही कोई नहीं चाह रहा, मैं बैठ, टेंशन ना। ओके जी, एक साल और आगे बढ़ाते हैं। 31 दिसंबर 2023 पर डेप्रीसिएशन रेट लगेगा 31,506 इंटू 37%। आंसर इज 166,116,657 and the answer is 1919। यार एक हैंड मुझे भी दे दिया करो भाई, मैं भी घर से खेलने आता हूँ। 1919850 और इसका आंसर क्या आता है? और ये कर लो ना, ऐसे राउंड कर लो ना, थोड़ा सा कुछ समझाना है ना, मान लिया करो 1 रुपए का कुछ नहीं होता। आप लोग मुझे दे दो, वैसे मैं 1 रुपया, वैसे 1-1 रुपया भी हासिल लूँ तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते। ठीक है, मैंने ये राउंड असल में ना जो चीज़ सिखाऊंगा ना वो है रेट की कैलकुलेशन इस मेथड में, और उसमें आप देखोगे 37 भी एग्जैक्ट नहीं होगा, तो वो भी तो राउंड हुआ पड़ा, इसलिए थोड़ा सा फर्क अगर आ गया तो उसको माफ कर दें। ठीक है, ये देखें जी, इसका मतलब सवाल में वैसे ये होना चाहिए था, टेक्निकल मिस्टेक है, मुझे लिखना चाहिए था सवाल के अंदर यूजफुल लाइफ ऑफ, मैं सवाल में ऐड करवा देता हूं। मिस्टर साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन यकम जनवरी 19, द एसेट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इतने एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, द एसेट इज डेप्शन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस, कंप्यूट द डेप्शन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 19 से 31 दिसंबर 23। आगे ऐड कर लें, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years।
अच्छा मसला ये है ना कि मैं 8 साल पे अगर इस एसिड को लेकर चलूँ ना तो फिर तो तबाही हो जानी है, जगह ही नहीं है इतनी। ठीक है, ये मेरा अपना, मैं इधर सवाल एक बदलता हूँ। ये बात समझ आ गई? वैसे फर्क समझ आ गया ना? अब मैं यहाँ पे एक सवाल बदलता हूँ, उससे कुछ चीज समझाऊंगा, कुछ सवाल का डाटा बदलता हूँ। आप बेशक उसको नोट भी ना करें, नो इश्यू। मैं 4 साल की लाइफ वाला एक एसिड लेता हूँ ना, यहाँ पर वो और होगा, डेट शीट जी रख लेंगे बस, ओपनिंग पे भी, बल्कि साल भी सेम वाला। अच्छा जी, एक 50,000 का एसिड मैंने खरीदा, ठीक है, इसका डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यकम जनवरी लेट से 13 को मैंने एक एसिड खरीदा 50,000 का, ठीक है। इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000। सवाल में लिखा होगा ना, मैं डाटा लिख दूंगा, आप कहेंगे तो। और इसकी यूजफुल लाइफ है 4 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। ये मैंने अज्यूम किया बेटा, अज्यूम किया मैंने, सब गौर से सुने। 50,000 का एक एसिड खरीदा, कॉस्ट 10,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, यूजफुल लाइफ थी इसकी 4 साल, मेथड है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं ये ना करूं, लेट्स से मैं ये ना करूं, -1000 ना करूं, तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी ना डेप्रिसिएशन, बताओ, करो जरा, 50,000 को डिवाइड बाय 4 करो जरा, 12,500, 12,500 करते करते हर साल 12,500 करोगे तो यहां पर जब चौथे साल का एंड आएगा तो इसकी WDV कितनी बची पड़ी होगी? नील हो जाएगी, जो कि गलत है। आपको जो पैसे 10,000 मिल जाने हैं वो तो आपको मिलने ही चाहिए थे ना, बात समझ रहे हो ना कि नहीं? मिलने चाहिए थे ना, तो कहाँ गए आप? वो भी डेप्रिशिएट कर गए हो। इसीलिए तो हमने कहा था डेप्रिशिएबल अमाउंट 50 नहीं है, 40 है। 10 को माइनस कर लेते थे, याद आ रहा है? तो बोलो अब कितना आया? 10,000, 10,000, ये कितना बचा? लेकिन 40 से हमें कोई सरोकार नहीं। स्ट्रेट लाइन मेथड की खुसूसियत, हर साल मेथड, हर साल फॉर्मूला रिपीट करना है हमने, डिवाइडेड बाय 4, फिर आ गया 10,000, ये बच गया 30,000, फिर हमने यहाँ पर वही लिखा 50,000 माइनस 10,000, क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल फॉर्मूला रिपीट होता जा रहा है जी। 10,000 कितना बच गया? 20,000, फिर वही 50,000, 10,000, बहुत पते की बात करने लगा हूँ अब थोड़ी देर में, वहां तक पहुंचना था। 10,000, कितना बाकी? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने अज्यूम किया एक एसिड 50,000 का जो है वो 4 साल बिकने, 4 साल चलने के बाद बिकेगा 10,000 का। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हमारे सामने आया, उसका फॉर्मूला हुआ करता था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो हमने उसी हिसाब से करके देखा, एंड पे हमारे पास उसकी WDV जो है वो रेजिडुअल वैल्यू ही बची है। बात समझे हो ना? यहां पर तो हमने यूजफुल लाइफ के एंड वाली रेजिडुअल वैल्यू को माइनस किया ही नहीं था। गौर करें, सवाल आपके सामने है, वो क्या कह रहा है? द एसिड हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 19,850 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विच इज 5 ईयर्स। 5वें साल के एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 19,850। अब उसूली तौर पे तो हमें उसी तरह से कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना चाहिए था, वरना एंड पे तो ये 0 हो जाता। ये चक्कर क्या हुआ? चक्कर क्या हुआ? देखें, अगर सवाल के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट ना अवेलेबल हो तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो सीखते हैं। चलें, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये बात शायद अब बहुत दिनों बाद जाके इस्तेमाल हो, लेकिन क्योंकि मेथड आ गया था सामने तो मैंने कहा ये भी करते ही है।
कैलकुलेशन ऑफ, ये फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है याद करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला से निकालेंगे। देखें फॉर्मूला तो कल भी था, कल आपको यूजफुल लाइफ गिवन होती थी, अब 1 ओवर यूजफुल लाइफ करके रेट निकाल लिया था ना। यहाँ पे इतनी आसान जिंदगी नहीं है, ठीक है ना। अगर सवाल के अंदर जैसे यहाँ पर आप अब जाके अपने सवाल में लिखें, 37 को एनसर्कल करके लिखें, अगर ये सवाल में ना गिवन होता, इफ इट वाज मिसिंग इन क्वेश्चन, अगर ये सवाल में गिवन ना होता, 37 को एनसर्कल करें, 37% को, अगर ये सवाल में गिवन ना होता तो इसे कैलकुलेट करते हम इस फॉर्मूला से। और देखें इस फॉर्मूला को देख लें, 1 माइनस nth रूट s ओवर c। सवाल के ऊपर लिख लें भाई। अब सवाल में तो गिवन था ना, मेरा दिल नहीं था ये बात करूंगा ना, इसीलिए सवाल में गिवन था, ठीक है। लेकिन बातों बातों में बात हो गई तो चलो आप पूरी बात ही कर दें, ठीक है, सही है, ताकि पता तो लगे ना। नहीं किया हमने इग्नोर, माइनस कर दिया इग्नोर, फिर भी कैसे हम सही हैं, तो बात पूरी तो हो जाए सुकून से, ठीक है। तो अगर ये सवाल में गिवन ना होता तो हम इसे कैलकुलेट करते ये फॉर्मूला यूज करके, और वहीं पर लिख लें रेट इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट s ओवर c, ठीक है। ये वहां पर लिख लिया आपने। अब अपने रजिस्टर के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग इसकी कर लेते हैं आप। अब आप ये हेडिंग बनाएं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जाहिर सी बात है अगर गिवन होगा तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे ना, मिसिंग होगा तो तभी ना। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट इफ इट इज मिसिंग इन क्वेश्चन, ओके, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी ये n क्या है, यूजफुल लाइफ, ये n क्या है जी, ये s स्क्रैप से निकला है, रेजिडुअल वैल्यू, और ये c क्या है, कॉस्ट, सिंपल। अब 37% नहीं है, यही अज्यूम कर रहे हैं ना सवाल में। 37 पहले सुन लें तो फिर नोट कर लीजिएगा एक ही बार, सवाल में 37% नहीं है, बाकी सारी चीजें तो है ना। बाकी सारी चीजें कौन कौन सी हैं, कॉस्ट गिवन, ठीक है, आपने यही कहा ना 37 अज्यूम कर रहे हैं कि मिसिंग है, सवाल में नहीं है, कॉस्ट गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, और यूजफुल लाइफ गिवन है। अब इस 1 ओवर यूजफुल लाइफ को 1/8 करके नहीं कर सकते, ये को बराबर डेप्शन वाला तो मेथड है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब इधर देखें, रेट कैलकुलेट करने निकले 1 माइनस यूजफुल लाइफ 8 है, सॉरी 5, यूजफुल लाइफ 5, स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू 19,850 डिवाइड बाय कॉस्ट 2 लाख। अब कैलकुलेटर्स पे ये कैलकुलेशन हो जाती है। प्लीज जरा इंश्योर करें सबको ये कैलकुलेटर पे करनी आती हो, कैलकुलेशन AFC से आए हैं आप, नहीं तो फिर मैं बता देता हूं आपको। इसको चेक करें, जी अपने कैलकुलेटर्स पे आप लिखें 19,850 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये लिखने के बाद जो आंसर आए उसके बाद आप लिखें कैलकुलेटर पे 5, शिफ्ट दबा के वो एक ऐसे करके वो बना होगा, देखे उम्मीद है, नहीं तो मैं आगे बताता हूँ सबको, ठीक है। nth रूट ले लेना, वो 5th का रूट, ठीक है, 1/5 बेसिकली है ये कर लें। आंसर आए 1 माइनस, आंसर करें, आंसर बताएं कितने बच्चों को कैलकुलेट करना आता है ये। अच्छा प्लीज 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 हाथ नीचे करें और वो बताएं बच्चे जिनको नहीं कैलकुलेट करना आता, प्लीज प्लीज बता दें, शर्म नहीं करनी ना, अभी शर्म करेंगे तो मारे जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा एक नहीं है, डोंट टेल मी, है एक, और साथ वाले आता है तुम्हें? हाँ साहब आता है, बताओ ना यार आता है? साथ वाले को नहीं आता, कहाँ कब्र में जाओगे तो क्या करोगे? जल्दी करो कैलकुलेटर से सीखो इससे।
अगर किसी के साथ वाले को भी नहीं आता, दो ऐसे बैठे हैं, तीन बैठे हैं, मैं आ रहा हूं उनके पास, जल्दी बताएं। और भाई आता है सबको? सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ये वीडियो वाले भाई से सीख लो, हर लेक्चर की वीडियो बना देते हैं। नहीं आता वाकई? तुम्हें आता है? इसको सिखाओ। उठो 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 उठ, जल्दी कर ले जी। चारों को, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ रो, लंबी पठान वाली रो, लास्ट रो, लास्ट रो। सबको आता है जी? क्लियर? चले। अच्छा जी, इसका आंसर क्या आया है? ठहर जाए, मेरे दो बच्चे अभी तक सीख रहे हैं, जल्दी करें। नहीं समझ आया तो मैं आ रहा हूं। नहीं आया समझ? कैलकुलेटर दो, देसी तरीके से समझो। 19,850 है डिवाइडेड बाय 2 लाख है। ये 2 लाख किया मैंने। अच्छा 2 लाख। आंसर निकाल दो। वो मार दो, आंसर भी वो वाला है। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब 5 का ये वाला रूट देसी तरीके से आंसर आ गया। 1 माइनस आंसर 36.9। जरा दोबारा एक बार कर, ऐसे ही किया था तुमने। इसको ऐसे ही तोड़ के सिखा दो ना, इक्वेशन बनवाओ, खून से समझ तो आ जाए उसको जी। हो गया भाई? हेलो, क्लियर है? समझ आया? हाँ, तुम्हें ही पूछ रहा हूँ जो जिसको मसला था। हो गया? आंसर आ रहा है 36.999%, यानी 30। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रेट होता है उसमें रेजिडुअल वैल्यू का इम्पैक्ट बिल्ट इन होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको कह दिया, याद रखना बस, इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू। उसके पीछे कोई वजह थी, वो वजह इत्तेफाक से आज ही सामने आ गई, ठीक है। तो 2 काम हमने सीख लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट हो तो यूजफुल लाइफ पे जाना, 1 ओवर रेट कर दें। लाइफ हो 1 ओवर लाइफ करके रेट पे आ सकते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस में ये सहूलत मुयसर नहीं है। जरा गौर करना जाके हफ्ते वाले दिन वाले लेक्चर पे, जब मैंने हेडिंग बनाई थी के कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट एंड वाइस वर्सा, और आगे क्या लिखा था? ओनली अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। रेड से लिखा था मैंने। स्ट्रेट लाइन मेथड में वो सहूलत है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी तो अब लाइफ गिवन थी। लाइफ 1 ओवर 5 कर लेते ना, रेट निकाल लेते, नहीं निकाल सकते। ओके, यहां पर हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट मिसिंग हो गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाकर रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूला में क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू बिल्ट इन है, इसलिए आप जब इसको यूज कर रहे होते हैं तो रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। देखें एंड पे फिर भी यहां पे रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर करते तो यहां कख नहीं था बचना, जरूरी था। यहां पे रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर की है, तब भी आपके पास WDV में रेजिडुअल वैल्यू ही बची है अपने लाइफ के एंड पे। ओके, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्या गिवन है जी? क्वेश्चन 2 assume the data is same as question number 7 but the asset is purchased on 1st April 2019। जी क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ यहां पे कितना फ्रैक्शन लगेगा? जनवरी फरवरी मार्च नहीं था तो 12 में से 3 गए, कितने महीने? 9/12, ठीक है। 9/12 यहां पर लग जाएगा। ये मत समझना लेक्चर खत्म हो गया तो छुट्टी हो गई, ठीक है, ये तो भूल ही जाओ। यहां तक कोई मसला है तो कर लें, बल्कि यूं करें ये क्वेश्चन 2 जल्दी से सॉल्व करें ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी, बस यही देख लें। पहले 2 डेप्रिसिएशंस को निकाल लें बस। 1 मैंने करवा दिया है। अच्छा ऊपर 7 लिखा हो, गलती होगी कि उनसे, आप खुद भी सोच लें। क्वेश्चन 7 कहीं नजर आ रहा है जी? अज्यूम दैट डाटा इज सेम एज क्वेश्चन 1 अबव। अज्यूम दैट, क्वेश्चन 2 लिखा, अज्यूम दैट डाटा इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 अबव बट द एसेट इज परचेज्ड ऑन 1st April 2019। जल्दी करें ताकि लेक्चर 3 वाली बातें शुरू करें। मेथड समझ आ गया ना? रिड्यूसिंग बैलेंस को जरा याद रखना क्योंकि ये आप 2-3 दिन बाद जाके आएगा। अकेले पूछना अब BRS के सवाल।
ठीक है जी, सियासी लोग इकट्ठे हुए हैं। टेस्ट तो आप सबके पास है ना, लास्ट वाला जो आज आपको वापस करना है। क्वेश्चन पेपर तो है ना आपके पास? नहीं है? क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं है तारिक क्वेश्चन पेपर? वो भी डिस्कस करते हैं। टेस्ट वापस करता हूँ, पैटी कैच समझाता हूँ, लेक्चर 3 फिर कल से। कोई संडे आप भी लगेंगे एंड पे जाके, मुझे क्या, ना पढ़ा करें। आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, देखे बातें ज्यादा करवाते हैं मुझसे, पढ़ते कम। दिखाएं जरा, शायद ये क्वेश्चन मैं करवा ही लूँ 10 मिनट में, डिस्कशन ना करूं तो। इसके नीचे होमवर्क कोई नहीं लिखा हुआ था? किसके नीचे? नहीं नहीं, इसके नीचे लिखा हुआ है, मैं लेक्चर 3 की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर में नहीं लिखा हुआ था, बट ठीक है, मैं आज देखता हूँ इसको, लेक्चर नोट्स को दोबारा। ठीक है जी, लेक्चर 3 फिर कल ही करेंगे। होमवर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन 21 से 27 तक है। जिनके पास नहीं है किताबें वो ले लें किताबें। बाकी आज के होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। जो एग्जाम्पल 1 और 2 है, इस पे पता नहीं पेज अपडेट हुआ या नहीं हुआ भाई, इसको इंश्योर करना है आपने। कोई भी ऐसा रेफरेंस लिखने से, कॉपी करने से पहले, मैंने नहीं करना। पेज नंबर भाई, टॉपिक ओपन करें ना, असल में यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। जब रेट मिसिंग हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। देखें ज़रा, चैप्टर ओपन करें। ये नई बुक है, मुझे दें। हैं? मैंने तो कहीं और ढूंढा है, तुम पता नहीं कहाँ पे पहुंचे हो। ओ भाई, वो तो चैप्टर ही कोई और है जी। पेज नंबर 498 ओपन करें, नई बुक का। जिनके पास नहीं है वो आज ले लेंगे प्लीज। और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 वो है 499 पेज पे। तो ये जो आपके हैंडआउट्स में एग्जाम्पल 1 और 2 लिखा हुआ है ना, इस पे रेफरेंस पड़ा हुआ है पेज 436। ये पुरानी बुक का रेफरेंस है, इसको काटें। ये पिछले वाले हैंडआउट्स है ना जी, इसको काटें और लिखें 499, पेज 499। इस पे हैं 2 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है, रेट मिसिंग है, वो आपने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सही हो गया? चलें, ये किसका था बेटा? अच्छा जी, अब टेस्ट वापस करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेस्ट कितने बच्चों के पास है जो पिछला हुआ था? लास्ट वीक जो टेस्ट हुआ था वो कितने बच्चों के पास? भाई एक तो मैंने अर्ज किया हुआ है कि मेरे आने से पहले बच्चों को टेस्ट बांट देने होते हैं जिस दिन टेस्ट हो जाए। तो आज टेस्ट हो जाएगा, तो कल मेरे क्लास में आने से पहले टेस्ट बच्चों में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मैं आते साथ सबसे पहले टेस्ट के ऊपर डिस्कशन करूँगा, ओके? क्योंकि वो जो रह जाती है फिर वो
ठीक है, पिछले टेस्ट के अंदर हालात तो आपके सामने ही हैं, सभी पास हो गए हैं, फिर भी एक आधी एडजस्टमेंट उसके अंदर थी डिस्कशन वाली, तो मैंने डिस्कस करनी थी। बहरहाल कितने बच्चों के पास हैं टेस्ट आज? हाँ जी, दिए थे ना, इनके पास नहीं है तो फिर मैं दोबारा नहीं दूंगा इनको। इसलिए आप लोग कल सब बच्चे इंश्योर करें, कल वाला टेस्ट तो होगा आपके पास, अभी बांटा जाएगा वो तो कल ना, वो मैं डिस्कस करूंगा। ये पिछले हफ्ते वाले टेस्ट में जो रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट पे 2 मिनट की बात करनी थी, वो खुदारा आप लोग इजी ले जाते हैं। अगर आपको वो सवाल के अंदर बात उस तरह से आ गई है तो हो सकता है कि इस वक्त आपको नंबर इतना अहम ना लग रहा हो, एक पर 49 पे फेल होने का तब पता लगता है कि एक नंबर ही काफ़ी अहम था, हो सकता है वही नंबर अहम हो आपके लिए। तो वो एक मैंने एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है उस क्वेश्चन के अंदर, तो करनी है। प्लीज़ आप गौर से सुने मेरी बात। कल आपने टेस्ट नंबर 3 जिसको पेपर्स भी आपको वापस मिल रहे हैं, कल ये क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, घरों पे रखा हुआ है, आपने लाजमी लेके आइएगा। कल ना लेकर आए तो मैंने 1.5 घंटा खड़ा रखना है आपको, जो ना लेके आए। ओके। सेकेंडली, बैग बंद करने का किसी ने नहीं कहा। सेकेंडली आप लोगों को मैं अभी टेस्ट वापस करता हूं जो आपके चेक होकर आ गए हैं। वो टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले थोड़ा सा काम पैटी कैश की डिस्कशन का था, वो सुन ले। पैटी कैश क्या होता है? पैटी कैश और फिर उससे पैटी कैश बुक की बात निकलती है। BRS का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेंडिंग था हमारा। ओके, सबकी तवज्जो। इसके अंदर आपको अकाउंटेंट नजर आते होंगे जिनको आप फीस जाके जमा करवाते हैं, कैशियर, अकाउंटेंट। अब सुने, ये जो अकाउंटेंट बैठे हैं इनका काफ़ी काम है, आपको नज़र आ रहा है। इनके पास सब बच्चों ने फीस जमा करवाने जाना है, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, फिर बच्चों की क्लासेस का भी इशू होता है, इनको तो सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। फिर महीना गुजरने के बाद हम उस्ताद भी इनके सर के ऊपर जाकर होते हैं, हाँ भाई तनख्वाह। फिर वो अगर कोई एडमिन का बंदा है तो वो भी जा कह रहा है हाँ भाई तनख्वाह। फिर जो कोई ऑफिस बॉय है वो भी कह रहा है, टीए भी कह रहा है हाँ भाई तनख्वाह। अब उनके पास ना मेन करने वाले काम, कैशियर जो है, कैश जो वो तो बैकबोन होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो कैशियर के बाद सारे मेन काम, बहुत ज़्यादा बोझ है उसके ऊपर। उसने बच्चों की फीसिस कलेक्ट करनी है, उसने उस्तादों की तनख्वाहें देनी हैं, सारे एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें देनी हैं, उसने अरेंजमेंट देखना है, किराया, बिजली का बिल, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, ये बड़े बड़े मामलात, बड़े बड़े सरदर्द उसके ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब बीच में प्रिंसिपल साहब के पास को मेहमान आया और प्रिंसिपल साहब ने उस मेहमान के लिए 2 समोसे मंगवाए और एक जूस मंगवाया, ठीक है। अब भागा गया ऑफिस बॉय, कैशियर कहता है जल्दी करो 50 रुपये दो, प्रिंसिपल साहब के मेहमान आए हैं, उनके लिए समोसे और जूस लाने। अब अगर वो अच्छा नहीं आएंगे तो तुम दे देना ना यार जेब से, अजीब आदमी हो, मुझे बात ना समझाने देना। अब वो अगर 50 रुपये बेहतर रिकॉर्ड नहीं करता तो कल को पूरे उसको करने पड़ेंगे, और अगर वो 50 रुपये रिकॉर्ड करने बैठ जाता है तो फिर बाकी काम इफेक्ट हो रहा है, अटेंशन भी डाइवर्ट हो रही है, फिर टीए भागा जाता है। वो मैं पेपर चेक कर रहा था, बॉल पेन खत्म हो गया, 10 रुपये दे, मैंने बॉल पेन लेने जाना है। अब वो अकाउंटेंट बेचारा तो फिर मर ही गया ना, समझो उसके नाम तो मरे मुंह में ही लिख दो, ठीक है, कि उसने ये सारे काम भी करने हैं मेन, और उसने ये पैटी इश्यूज को भी देखना है। उसका हल ऑर्गेनाइजेशंस क्या निकालती हैं? ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैशियर के साथ ही एक और बंदे को भी थोड़ा सा कैश दे देते हैं, ठीक है, कि एक तो बड़ी दराज है, ठीक है जी, और एक साथ छोटी दराज। जो अकाउंटेंट के साथ वाला दराज है वो कोऑर्डिनेशन का एक बंदा मिसाल तौर पर बैठा हुआ है, तो उसको कह देते हैं कि ऐसा करो, आपको ना हम 10,000 रुपये दे देते हैं। अकाउंटेंट ने कहा यार 10,000 मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, ये 10,000 मैं तुम्हारे पास रखवा दूंगा, तुम ये 10,000 इस दराज से निकालो, इस दराज में रख लो। अब जो कोई ये छोटे मोटे खर्चों वाला आएगा ना कि जी जूस पीना है, समोसे खाने हैं, किसी ने
जी रबर लेना है, जी बॉल पेन लेना है, इस किस्म के मामलात हैं। ये सारे खर्चे जो तुमसे पैसे लेकर करते रहेंगे, तुम इनको क्या करना, एक सफ़े पर लिखते रहना। महीना गुजरने के बाद तुम मुझे हिसाब दे देना 10,000 में से कितने लगे, मैं फिर 10,000 के बराबर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ये एक इम्प्रेस्ड कहते हैं जिसको, इसको इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड नहीं, इम्प्रेस्ड, ठीक है। एक अमाउंट जो है वो मुख्तस की हुई है, हो सकता है 10,000 रखें और सिर्फ खर्चे ही 5,000, 4,000, 3,000, तो अगली बार शायद 5,000 का ही मेंटेन कर दें, ठीक है। बहरहाल एक मेंटेन रखा जाता है इम्प्रेस्ड का लेवल 7 वाली दराज में। अब जो कैशियर होगा वो कैश बुक बना रहा होगा, ऐसे ही है, कैश बुक बना रहा होगा, उसके पास पैसे पड़े होंगे, कुछ पैसे आपकी फीसेज आ रही होंगी, कुछ पैसे हमारी सैलरीज और बिजली का बिल और ये रेंट वगैरह जा रहे होंगे, ठीक है। इसी में से वो पैसे निकाल के दूसरे साथ वाले भाई को देगा, तो उसकी एंट्री क्या करेगा, कैश बुक तो क्रेडिट हो रही है ना, कहेगा ये 10,000 क्रेडिट और पैटी कैश बुक कह लो, पैटी कैश बुक दूंगा और आसान, पैटी कैश, ये दे, ठीक है। ये पैसे कहां से आए, कैश बुक से, बैंक से, कैश से, जो भी कह लो, बहरहाल मेन कैश से आए। यहां पे लिखेंगे ये कहां गए, ये पैटी कैश में चले गए, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। अब जो खर्चे पैटी के होने हैं उस खर्चों की एंट्री होनी है। मिसाल के तौर पे स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, पैटी कैश क्रेडिट, समोसा एक्सपेंस डेबिट, पैटी कैश क्रेडिट, चाय एक्सपेंस डेबिट, पैटी कैश क्रेडिट, फिर इसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब पास पेपर का वो क्वेश्चन ओपन करें, 15 था, आई थिंक 15 ही था, 15 या 16 में ये मसला था, जल्दी करें। पेज नंबर है 990, पेज नंबर 990, अच्छा सॉरी 390, 90 तो है ना इसमें, 90 तो है ना, क्या हो गया, थक गया हूं मैं, क्या हो गया, क्लास का एंड है जी। 390, सॉरी, आप कह रहे होंगे 990 कितों ले आएगी, कोई बात नहीं, 390। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर असद हैज प्रोवाइडेड, ठीक है, नजर आ रहा है सवाल सबको। इसमें ना कैश बुक जून की नजर आ रही होगी आपको सबसे ऊपर। इस कैश बुक जून की कैश बुक में आपको क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है खिजर, और आगे नजर आ रहा है 1200, ऐसे ही है, एनसर्कल कर लो, इसके बारे में एडजस्टमेंट है। अब आकर नीचे एडजस्टमेंट नंबर 6 में देखो, कहता है पैटी कैश पेमेंट टू मिस्टर खिजर वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब जब पहले आप पढ़ते होंगे तो आप कहते होंगे खुदा की पनाह, पेमेंट है तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होनी है, आपको ये लग रहा है ना, पेमेंट है तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होनी है। भाई नहीं, पेमेंट है पर पैटी कैश की पेमेंट है, अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है तो ये काम पहले कर चुके थे, आपने तो कैश बुक को 2 बार क्रेडिट कर दिया, फिर आपने उसको अलग किया क्यों, तो कोई मसला नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, एंट्री करनी थी आपने पैटी कैश क्रेडिट, कितने से 1200, एंट्री करनी थी पैटी कैश क्रेडिट, और लेट्स से खिजर क्रेडिटर था, आपको क्रेडिटर तो मेन काम होता है, और चलो ऑफिस बॉय है हमारा, तो वो बाहर से चीजें लेकर आता है तो हमारा क्रेडिटर ही बन गया है ना, तो हम उसको पैसे दे रहे हैं, बस ठीक है, खिजर को पेमेंट की, तो एंट्री बनती थी खिजर डेबिट पैटी कैश क्रेडिट, होना तो ये चाहिए था, हुआ क्या पड़ा है देख लो, नजर आ रहा है आपको कैश बुक में, ठीक है। और साथ ही वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि ये पैटी कैश था, कोई बात नहीं है, हम उसको क्या कर देंगे, कैश बुक में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, डेबिट करोगे और यहां पर आके क्रेडिट कर दोगे, और ठीक है ना। अब ये तो आपके सामने बन नहीं रही थी, तो सिर्फ यहां पर आपको डेबिट साइड पे पैटी कैश नजर आ जाना था, ठीक है, ओके। ये एडजस्टमेंट कितने बच्चों को प्रॉब्लम कर रही थी, अभी समझ आ गई है, ओके। चले ले आओ जी पेपर ले आओ जल्दी से, पहले 20 ले आओ,
बाकी के पेपर जो हैं वो कल मेरे आने से पहले पहले क्लास में पहले 5 मिनट में बांटने हैं, ठीक है। फैजान आरिफ खड़े हो जाएं। 12619 किधर है? उम्मे अमन बैठी रहे। फैजान आरिफ खड़े हो जाओ। किधर हो? नहीं बैठो यार, थले बैठ जाओ। फैजान आरिफ तुम हो? मोहम्मद तारिक 13369। अच्छा, और 12565 किधर है? ओके, बैठे रहें आप दोनों। और आप दोनों ये चारों बच्चे 16 में से 16 मार्क्स हैं। आफाक अरशद के भी 15.5 हैं, इसको भी मैं ऐसे ही समझूंगा। आफाक अरशद कौन है? खड़े हो जाएं तो सबके लिए क्लैपिंग कर दें, इन सब के लिए। शाबाश बेटा, आप पेपर लेते जाओ अपने। फैजान आरिफ 16, शाबाश। पायन उठ जा, आप इधर खड़े हो। नहीं आप बैठे, आप बैठे। चुप क्यों रहे हो? खड़े हो। सुस्त आदमी ने कहा सर खिला ही ना देना, बाहर निकलो। एक पीछे भी कैमरे के करीब वाला, ठीक है जी। बस पेपर वापस करने हैं, जरा बैठे, मैं होमवर्क लिखवा दूं, वीडियो बंद करवा दें, ठीक है। अच्छा, होमवर्क आपका हैंडआउट पे लिखा हुआ है। हमने वो 5-6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो मैंने वैसे आपको फोटोकॉपी में भी दिए थे कल, ठीक है। लेकिन बुक्स ले लें क्योंकि सोल्यूशन उसी के अंदर होते हैं। प्लस आपको मैंने पेज नंबर सही करवा के होमवर्क बता दिया था, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कल बहुत फुल फ्लेज क्वेश्चन है डेप्रीसिएशन का, ठीक है। उसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तक चीज़ों को ले जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। छुट्टी की कोशिश भी नहीं करनी, टाइम पे भी आने की कोशिश करनी, ओके। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। आप सब बैठें, आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही सारे उठने लगे।